हाँ जी, हमने अपनी लास्ट क्लास में IFRS 9 शुरू किया था और मैंने कहा था IFRS 9 बात करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दो तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी, बल्कि तीन तरीके की। एक तो फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी, और दो लोग मिलेंगे, इन्वेस्टर और इशूअर। हमने कहा था जो इन्वेस्टर है वो इक्विटी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है या तो डेट सिक्योरिटी में। अगर इन्वेस्टर इक्विटी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फिर वो इन्वेस्टर उसको किस पे रखेगा, फेयर वैल्यू पे। अच्छा, रखेगा इनिशियली फेयर वैल्यू में, बाद में भी फेयर वैल्यू पे, बट उसके बाद दो चॉइसेस हैं, या तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI या फेयर वैल्यू थ्रू PNL। यानी फेयर वैल्यू थ्रू OCI का मतलब ये था कि भाई रखेगा फेयर वैल्यू पे, जो भी ऊपर नीचे होगा OCI में, PNL पे हेड नहीं जाएगा। अच्छा, रखेगा PNL पे, जो भी फेयर वैल्यू का चेंज होगा वो PNL में, ऐसा ही है। चलिए जी, फिर हमने कहा था कि आप OCI पे कब आएंगे, यानी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाले मॉडल पे कब आएंगे, जब वो लॉन्ग टर्म हो, यानी जब आपकी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो। अच्छा, जब PNL पे कब आएंगे, ट्रेडिंग के लिए। तो वो भी ये तो यही कह रहा है ना कि भाई अगर आप लंबे अरसे के दराज के लिए अपनी सिक्योरिटी को रखना चाहते हो तो आपको कोई लाजिम चीज़ नहीं है कि अपने PNL की अमाउंट्स को डिस्टॉर्ट करें। आपका जो भी गेन लॉस है OCI में लेते जाएं, यानी OCI मतलब रिजर्व, जैसे रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता है ना प्रॉफिट के बाद, और फिर वो रिटेन अर्निंग में जाता है, अलग से रिजर्व बनता है, रिजर्व बनता है, और जब वो बिक जाता है तो रिजर्व से निकल के रिटेन अर्निंग में। PNL पे कभी भी, यानी व्हाट इफ आपके पास आज तक गेन पड़ा हुआ है OCI में और वो आपने एसेट बेच दिया, तो वो रिजर्व से निकल के कहाँ चला जाएगा, रिटेन अर्निंग, वो कभी भी PNL की तरफ नहीं जाएगा। ये ही फंडा है इसका, क्योंकि वो कहता है कि जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आप उसको कभी भी PNL की तरफ नहीं लेके जाए, ताकि आपकी परफॉर्मेंस डिस्टॉर्ट ना हो। क्लैरिटी है। आज पहली इलस्ट्रेशन करते हैं इससे रिलेटेड जी। नहीं, रीवैल्यूएशन सरप्लस का अलग अकाउंट होता है, इसका अलग अकाउंट होता है। नहीं, रीवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटिंग टू PP अलग चलता है, और ये वाला रीवैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट अलग चलता है। नहीं, पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को अगर जानी शेयर इशू करेगी तो कंसोलिडेशन है ना, वो आगे बात करेंगे। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना मेरी जान, अगर पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को शेयर इशू क्यों करेगी, पहली बात तो ये है, शेयर होल्डर को इशू करेगी ना उससे शेयर खरीदने के लिए। पर ये सारी बातें हम कंसोलिडेशन में सीखेंगे, अभी उसका कोई ताल्लुक नहीं है, सही है, वो सीखेंगे वहाँ पे। चलें, अब मुझे बताएं भाई, हमें पहली इलस्ट्रेशन करनी है फेयर वैल्यू थ्रू OCI की, जिसमें सारी चीज़ें कवर्ड होंगी। सर IFRS 9 में से बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है, कराओ ने दोगे तो समझ आएगा कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सही है, ये रहा। अच्छा भाई, MCQs भी आ सकते हैं। MCQs मैंने आपको कवर करा दिया कि इन्वेस्टमेंट किस पे रख सकते हैं, फेयर वैल्यू थ्रू OCI या फेयर वैल्यू थ्रू, वो आपको बोले कि भाई एंटिटीज इंटेंशन इज टू होल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म, कौन सा मॉडल, एंटिटीज इंटेंशन इज टू हेल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रेडिंग, PNL। तो वो MCQs भी कवर हो रहे हैं साथ साथ। अभी हम सवाल पे आ जाते हैं। चलें, हमने कहा हम सबसे पहले सीख रहे हैं फेयर वैल्यू थ्रू OCI। सर वो कह रहे हैं हमने सबसे पहले शेयर्स परचेज किए 1500 शेयर्स, एक शेयर कितने का है और कब परचेज किए, 1 जनवरी 2023 को। आगे फिर मैंने कहा फर्दर मैंने शेयर परचेज किए 31 मार्च 2000। फिर जिस कंपनी के मैंने शेयर परचेज किए जो कि इन्वेस्टी कंपनी है, उसने 1 अगस्त को डिविडेंड दिया है 10% का, डिविडेंड दिया है 10% का। अच्छा भाई आगे, फिर प्राइस की डिटेल दी हुई है 1 जनवरी की, 31 मार्च की और 31 दिसंबर की, और लिख के देता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो 1.5% है। अब ये पूरे डेटा को मैं सॉल्व करना सिखाता हूं, आ जाओ जी। हमने कहा सबसे पहले आपने इन्वेस्टमेंट कब की है बच्चों, जनवरी 2023। फोकस होके सुनना, इस दिन पे एक शेयर कितने का है, आपके सामने 27 रुपीज पर शेयर है। अच्छा, जब मैं मार्केट जाऊंगा ना शेयर खरीदने के लिए, तो मुझे बीच में किसी ब्रोकर को इन्वॉल्व करना होगा, क्योंकि वो आप उसको बोलते हो कि भाई मुझे पता कि क्या ये वाला मार्केट में शेयर अवेलेबल, तो वो बिड करता है, वो बोलता है भाई मैं इतने में खरीदने को तैयार हूँ, वो एक्टिव मार्केट चल रही होती है। अच्छा, जैसे ही वो खरीदने के लिए आपकी हेल्प करेगा तो वो फ्री में नहीं करेगा, वो अपना कमीशन लेगा, जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या कहते हैं भाई,
ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। हमने कहा सही है भाई, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई। अच्छा, हमने कहा कि भाई अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये शेयर आपको कितने का पड़ा, तो आप बोलेंगे फेयर वैल्यू का नहीं, इसके अंदर मैंने 1.5% ऑफ 27 भी ऐड कर दिया, कितना आता है? $0.405। आपने कहा भाई 27.405 का मुझे एक शेयर पड़ गया। अच्छा, कोई आपसे पूछे क्यों भाई ज़्यादा क्यों हो गए? क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है, इसके बगैर आपको शेयर्स मिल जाएंगे, तो हम इसको कहते हैं ये है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ये इन्वेस्टमेंट में कैपिटलाइज हो गई। अब ज़रा बात समझिएगा, हमने बातों बातों में एक उसूल सीखा कि इनिशियल रिकॉग्निशन इज एट फेयर वैल्यू। ये उसूल लिखा हुआ है आपके IFRS 9 में कि इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे होगी, क्योंकि इसके बगैर आप ये शेयर एक्वायर नहीं कर सकते। अच्छा, अब अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं पहले दिन पे, तो आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, तो आप कहेंगे 27.405 को कितने शेयर खरीदें? 1500 शेयर्स, ऐसा ही है। तो आपने कहा भाई ये 1500 शेयर्स जो आपने खरीदे हैं, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 41107.5। आपने कहा 41107.5, ये आ गई आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। अच्छा, ताहा सिद्दीकी कह रहे हैं कि सर अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री अलग बना दें तो बिला वजह लंबी होगी ना। आप अपने हिसाब किताब के लिए ये क्यों नहीं कर लेते कि आपको एक शेयर कितने का पड़ गया, इतने का? अगर आप बिला वजह अलग अलग एंट्री बनाएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा एक शेयर कितने पे मौजूद है, तो आप पहले उसको अलग से प्लस करेंगे, इसको अलग से प्लस करेंगे, एक ही साथ कर लें। क्योंकि कैपिटलाइजेशन कितने पे होती है? फेयर वैल्यू प्लस आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये यहाँ तक क्लैरिटी है? ओके जी, ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, क्लियर है? ओके जी, गुड। आगे हमने कहा कि सर इसके आगे लेके चलते हैं कहानी को। हमने कहा ये तो पहली एंट्री हो गई 1 जनवरी 2023 की। क्या आपने मजीद शेयर्स खरीदे? कितने के? 500 के। हमने कहा है जी दूसरी एंट्री 500 शेयर्स खरीदे, ओके। हमने कहा इसकी एंट्री किस दिन पे होगी? 31/2023 पे। हमने कहा यहाँ पे एक शेयर कितने का चल रहा है बच्चों? 33 का। अच्छा प्लीज़ सुनना, मैं ब्रोकर के पास गया, मैंने कहा जानी ये शेयर तो दे दे यार। उसने बोला बाबू शेयर तो दे दूंगा, मुझे मेरे पैसे कौन देगा? तो उसने कहा कि भाई सही है यार, ले लो अपने पैसे। कितने चार्ज करता है वो हमसे? 1.5% ऑफ 33, कितना आ गया? 0. तो हमने कहा ये आ गया 33.495, यही है। आपने कहा भाई अब मैं वापस से इन्वेस्टमेंट डेबिट करूंगा, कैश को क्रेडिट करूंगा, ये आ गया 33.495 इंटू 500, कितना आता है? 167। ओके भाई 16747.5 ये आ गया। अब आपके पास कुल मिला के कितने शेयर्स हो चुके हैं? 2000। 1500 पहले खरीदे, 500 अब खरीदे। क्लियरिटी है? ये 2 शेयर्स हो चुके हैं आपके पास। हमने कहा चलें भाई 2 स्ट्रीम्स ऑफ शेयर हैं। अच्छा, पहले वाली लॉट जो मैंने परचेज की थी वो कितने पे की थी? 27.405 पे। दूसरी लॉट कितने पे परचेज की है? 33 पॉइंट। अब देखो तुमने साथ रखा हुआ है तो बता पा रहे हो ना कि इतने इतने पे परचेज की थी। आओ इवेंट वाइज देखते हैं। अब हमने कहा 1 अगस्त को इस कंपनी ने क्या डिक्लेयर किया है? डिविडेंड। अब जरा फोकस होके विजिलेंस के साथ मुझे बताना, क्या जिस कंपनी में तुमने इन्वेस्ट किया है वो डिविडेंड तुम्हें देगी या सारे शेयर होल्डर्स को?
सारे शेयर होल्डर्स को, पर तुम्हें सिर्फ तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, तुम्हें सिर्फ तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। अब तक तुमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के खरीदने की अकाउंटिंग की थी, और इसकी लॉजिक भी सुन लो। आपको पता है इस पूरी इन्वेस्टमेंट में, जैसे पहली इन्वेस्टमेंट जो तुमने खरीदी उसमें 27 रुपये काउंटर पार्टी को जाएंगे और 0.405 ब्रोकर को। दूसरी वाली इसमें के अंदर 33 रुपये सामने वाले को जाएंगे जिससे शेयर खरीद रहे हो, और जो ये 0.495 है ब्रोकर को। भाई आपके पैसे जिसको भी जाएं, आपके लिए पूरी कॉस्ट कितनी है टोटल, तो आपने उसी से कैपिटलाइजेशन की हुई है। क्लियर है? अगेन अब वो वक्त आ गया, वो समय आ गया जब आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड। पर आपको सबका डिविडेंड मिलेगा या आपका हिस्सा? आपका हिस्सा। तो यूजुअली अगर हम उस पार्ट पे देखें जो तुम्हें बचपन में सिखाया था, सामने वाली कंपनी क्या करती है, अपने शेयर कैपिटल पे परसेंटेज लगाती है। वो एक शेयर होल्डर का होता है, सबका होता है, सबका होता है। पर अगर वो अपने पार वैल्यू पे परसेंटेज लगा के सबको डिविडेंड देती है तो हर किसी के रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाता है। तो क्या यहाँ पे मुझे मेरे रिस्पेक्टिव शेयर्स पता है कितने हैं? 2000। हम क्या करेंगे सर, हम बोलेंगे कि भाईजान हमें यहाँ पे 31 अगस्त 2023 पे डिविडेंड मिलेगा। अच्छा मेरे शेयर्स कितने हैं भाई? 2000 शेयर्स हैं। एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है? क्योंकि इन एनी केस आप जितने भी प्रीमियम पे इन्वेस्ट करें आपको रिटर्न पार पे मिलेगा, क्योंकि आपने बाकी उसके नाम के पैसे दिए हैं। ऐसा ही है। तो हमने कहा भाई ये हो गया आपका 20,000, ये पार वैल्यू हो गई टोटल। कितना डिविडेंड है? तो ये कितना हो गया? वापस से 2000 हो गया भाई। अच्छा तो आपने कहा कि भाई इसकी एंट्री ये बनी होगी, बैंक डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। कितने से भाई? 2000 रुपये से। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं सर, ये 2000 रुपये से आपने डिविडेंड इनकम तो पार की, ये डिविडेंड इनकम कहाँ गई? पीएनएल में। देखें फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की चॉइस फेयर वैल्यू पे रखने की है। मैन्युपुलेशन उसमें हो सकती है ना, इसमें तो नहीं हो सकती ना। ये तो सीधा सीधा उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि वो डिविडेंड देगी तो इनकम, नहीं देगी तो नहीं इनकम। पर हमेशा याद रखना फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का मॉडल से फेयर वैल्यू वाला है। फेयर वैल्यू के चेंजेस का है, डिविडेंड का नहीं है। डिविडेंड चाहे इस मॉडल में हो चाहे उस मॉडल में हो, दोनों में कहाँ जाएगी? पीएनएल में। ये बात क्लियर है? तो ये हिसाब किताब आ गया। अच्छा भाई इन सारी चीजों के बाद मेरे बच्चों मैं पहुंच गया 31 दिसंबर पे। अच्छा आपने इस पूरी सिनेरियो में एक चीज नोट की, मैंने अब तक इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू नहीं किया। जितने पे खरीदी थी उतने पे ही मौजूद है। हम बेवकूफ तो नहीं है हर दिन पे आके रीवैल्यू करेंगे। साल के आखिर में एक साथ कर लो, वरना पता है आपको मुसीबत होगी बिला वजह। आप पहले 27 से 33 पे लाएंगे, 33 से 36 पे लाएंगे, या सीधा 27 से 36 पे ले आऊं, बात एक ही है। तो आपने अलग अलग एंट्री नहीं करनी, आपने सिर्फ रिपोर्टिंग डेट पे एंट्री करनी है जो भी बचे कुछ शेयर्स होंगे। यहां तक क्लैरिटी है? आ जाओ। अब हमने कहा कि भाई अब आ गए 31 दिसंबर 2023 पे। जल्दी से मेरे बच्चों मुझे ये बताओ कि 31 दिसंबर 2023 पे आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट किस पे कैरी होनी चाहिए? फेयर वैल्यू पे। अच्छा तो अब मैं यहां पे एक परफॉर्मा बनाता हूं। मैंने यहां पे लिखा लॉट 1 और लॉट 2। हमने कहा एक लॉट आपकी है कितने की, दूसरी कितने की? अच्छा दोनों की कॉस्ट सेम है, अलग अलग है? वेरी गुड यार। पहले वाले का बताओ आप 27 पॉइंट, आपने कहा ये आ गया 27.405, और दूसरे की कितनी है? 33.495। अच्छा अब चाहे पहली वाली लॉट हो दूसरी वाली लॉट हो, दोनों को किस पे जाना है? फेयर वैल्यू पे। यानी एक बात तो तय है ना, जो चीज जितने पे मौजूद होती है उससे फेयर वैल्यू पे जाती है। पीपी को याद करो, पहले डेप्रिशिएट करते थे, कैरिंग अमाउंट निकालते थे, फिर कहाँ जाते थे? फेयर वैल्यू पे। तो हमने कहा कि भाईजान अब हम इसको जाएंगे फेयर वैल्यू पे लेके। फेयर वैल्यू पर शेयर साल के आखिर में बच्चों कितनी दी हुई है? 36। हमने कहा ये भी 36 ये भी 36, दोनों की 36 पे। एक ही शेयर है ना, वो भी 36 पे जाएगा, वो भी 36 पे जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं
इसका और इसका डिफरेंस लूं और इसका डिफरेंस लूं, दोनों का डिफरेंस में फ़र्क क्यों है? कि वो अलग प्राइस पे खरीदे थे, ये अलग प्राइस पे, तो इसका गेन अलग आएगा, उसका गेन। पर इस एंट्री के बाद सब के सब 36 पे आ जाएंगे, क्योंकि रखना किस पे? पर फेयर वैल्यू पे जाने के लिए पहले ये तो देखो मौजूद किस पे है, तो ये है मौजूद। समझ आए एक साथ करने का मकसद क्या था? आगे हमने कहा आपका गेन पर शेयर कितना है जी? 8.59। ओके, और इसका 2.505। अच्छा, अब आप एक गेम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो आपको टोटल गेन मिल जाएगा 1289 2.5 और 1252.5। इन दोनों को अगर सम करूं 14145, यही आता है। अच्छा, आपको ये पता लग गया कि आपके जितनी भी सिक्योरिटीज मौजूद हैं उन दोनों पे गेन इतना है, ऐसा ही है। तो अगर मैं बेवकूफ़ हुआ तो मैं अलग अलग एंट्री बनाऊंगा, अक्लमंद हुआ तो, क्योंकि हमेशा अकाउंटिंग के लिए पीछे वर्किंग होती है और वर्किंग इज सपोर्टेड, तो आप उसकी एंट्री एक बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। हिसाब किताब तो अलग है ना मेरे पास। चलें, हमने ये कहा अब मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा इन्वेस्टमेंट ओसीआई। क्यों भाई? क्योंकि सर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई आप ही ने कहा ये मॉडल, तो ये आ गया 14145, ऐसा है, ये आ गया 14145, ये आ गया। अच्छा, अब यहां तक कोई सवाल? पक्की बात है। चलिए जी, अब जाहिर सी बात है आपको ये तो पता है ना कि अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग दोनों का पेपर है। आपसे एग्जाम में वो बोलेगा कि भाईजान या तो अकाउंटिंग करके दे दो या बता दो बैलेंस शीट पीएनएल में कैसे दिखेगा, या तो अंग्रेजी लिख के दे दो। जैसे बच्चे ने कहा था ना कि भाई वो तो आपसे पूछ रहा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ, तो यही इंग्लिश में बता देना, एट ईयर एंड वी विल कैरी इंटायर इन्वेस्टमेंट एट ₹36 एंड वी विल बुक गेन ऑफ ₹14145 इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव। तो ये लिखने में क्यों मौत आती है? मतलब जो किया हुआ है वो इंग्लिश में लिख देना। तो स्ट्रेटजी चेंज और कुछ भी नहीं है भाई, मतलब इसी को इंग्लिश में लिखना अंग्रेजी में। वो आपको बोले कि इफ इन्वेस्टर वांट्स टू कीप इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म विच अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यू विल फॉलो, आप बोलेंगे सिंस द इन्वेस्टर हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज फॉर अ investor has to keep this investment at fair value through initial investment would be carried at fair value plus and subsequently it will be carried at fair value and any changes resulting from them will be carried to OCI। भाई ये लिख के खत्म करो यार, ये अंग्रेजी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या घबराई होना कि भाई स्ट्रेटजी चेंज हो गई है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। वो वही जो तुम अकाउंटिंग करते हो वो लिख के बोल रहा है, और वो लिखवा तुमसे इसलिए रहा है क्योंकि जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो ना तो तुम ईमेल कर रहे होते हो क्लाइंट को कि भाईजान ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत है, इसमें ये होना चाहिए, तो तुम एंट्री बना के बोलोगे खुद समझ लिया, उसको लिख के दोगे। तो पहले एंट्री बनाते हो और फिर नीचे जवाब देते हो, फिर IFRS का रेफरेंस देते हो, तो वही तो तुमसे एग्जामिनर चाह रहा है। इसमें ये क्या मुसीबत है कि सर मुझे लिखना नहीं आता? भाई लिखोगे तो यही लिखोगे, क्लैरिटी है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना, लिखना है ऐसे लिख लेंगे। क्लैरिटी है भाई? ओके। अच्छा, एक सवाल आया हुआ है सर अगर बीच में डिस्पोजल हो जाए। अच्छा, पहली बात मज़े की बात यह कि आपके कोर्स में डिस्पोजल नहीं है, तो मैंने अपनी बुक से पता नहीं कितने सवाल बनाए हुए थे डिस्पोजल के, मैंने सबके सब हटा दिए हैं। हाँ, मैं डिस्पोजल का ये बता देता हूँ, अज्यूम कर लेते हैं, सिर्फ आपने समझे लॉट 1 में से बेच दिया, तो आपको कितना गेन OCI से रिटेन अर्निंग में फेंकना चाहिए? यानी 1289 2, उसको क्यों नहीं फेंक रहे दूसरे वाले को? वो बेचा ही नहीं है, तो हिसाब किताब है ना अलग से, तो जितना OCI में पड़ा हुआ है उससे रिलेटेड उतना बेच दो। अच्छा, इस 1500 में से आपने 700 शेयर्स बेचे होते तो 700 का ट्रांसफर कर देना, पर अगेन
डी रिकॉग्निशन एंड डिस्पोजल इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स। इसे समझाने के लिए कि अपॉन रियलाइजेशन ये पूरा OCI के गेन कहाँ चला जाएगा, रिटेन अर्निंग में, पर डिस्पोजल का अगर मेरा कोई कोर्स का पार्ट ही नहीं है तो हम उसको करेंगे भी नहीं। क्लैरिटी है, पक्की बात है, क्लियर है? आप सर ये 500 शेयर्स 9 मंथ्स रखें तो उसका गेन 9 मंथ्स का नहीं लेंगे भाईजान, ये क्या ये पीपी है जो डेप्रिशिएट कर रहे हो? गेन तो गेन है, चाहे एक दिन का ही क्यों ना हो। अच्छा आज मैंने अगर एक शेयर खरीदा 20 रुपये पे, अगले दिन 50 का हो गया, तो क्या एक दिन का गेन बुक करूंगा या जितना है सब बुक करूंगा? पीपी की फेयर वैल्यूएशन करते थे, तो पीपी की फेयर वैल्यूएशन तो साल के आखिर में आके करते हो ना, हाँ या नहीं? चाहे बीच में क्यों ना खरीदा हो तो पूरा गेन रिकॉर्ड करते हो ना। तो यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनेट गेन नहीं होता, जो गेन है सबका सब है। क्लैरिटी है, पक्की बात है? अच्छा अब पहले मैं इसका आपको रिपोर्टिंग सिखाता हूँ, फिर आप कॉपी कीजिएगा इसको, सही है? आ जाओ, सबसे पहले बनाते हैं बैलेंस शीट। अच्छा जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, बैलेंस शीट के अंदर आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में? क्यों लॉन्ग टर्म में क्यों? तो उसे ना आप खुद कह रहे हैं, फिर अभी यहाँ पे मुकर रहे हैं भाई OCI में आएगी, आप खुद कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिक है, तो वो वाली कहानी खत्म हो गई। चलिए जी, हमने कहा कि भाई सर नॉन करंट लिख दें, क्या सही कह रहे हैं हम? ओके आगे, इन्वेस्टमेंट लंबी करनी है तो अलग तरीका है, शॉर्टकट का अलग तरीका है। मैंने कहा मेरे पास 2000 शेयर्स हैं, 36 पे कैरी हो रहे हैं, कितना आता है आंसर? 72,000। अच्छा सिर्फ समझने के लिए कि अगर हमने अकाउंटिंग सही की है, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, इसको ऐड करें 41107.5 किया, इसके अंदर ये डालें 16747.5, ये दो रिकॉर्ड हुए ना, और इसके अंदर ये डाल दें 14145, आ गया? तो मतलब आपने अकाउंटिंग सही की है ना, ये बुक कर करके यहाँ पहुंच गए, यानी इन्वेस्टमेंट के डेबिट मतलब सारे प्लस हैं, वो ये आ गया, कोई मसला? अच्छा अब वो बोलता है बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बना के दो, इसका मतलब ये है कि बताओ बैलेंस शीट में क्या आएगा। कैश वैश कुछ नहीं करना, क्योंकि कैश के आपको बैलेंसेस नहीं दिए हुए, जैसे पीपी के एक्सट्रैक्ट बनाते थे ना, तो उसे पीपी आता था, अब कैश वैश कुछ भी नहीं, अनलेस के पूरी बैलेंस शीट दे वो आपको, वो तो IS 1 में सीखेंगे। इन्वेस्टमेंट का एक्सट्रैक्ट समझ आता है? चलें जी, अब आ जाए P&L में। मुझे लगता है, क्या कहते हो, डिविडेंड इनकम आएगी, 2000 रुपये की थी। अच्छा ये डिविडेंड इनकम आके खत्म हो जाएगी, फिर आपके पास आता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और यहां पे आ जाएगा ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ। सर मैं फर्क क्यों कर रहा हूं, ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्यों लिख रहा हूं? उसके अलावा पीपी पे भी तो हो सकता है ना, तो ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी अलग होगा, ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, पर वो प्रॉफिट का पार्ट होगा या प्रॉफिट के बाद होगा? क्योंकि ये जो है ना, अब सीख लेते हैं वापस से जो हमने बचपन में सीखा था, ये जाएगा बच्चों सीधा सीधा, ये जो है 14145 ये जाएगा आपका रिजर्व में, तो ये रिटेन अर्निंग में कब जाएगा? जब डिस्पोज होगा। फर्क समझ आता है? अच्छा अब मजे की बात देखें, यही मॉडल अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L होता ना, तो ये गेन ऊपर होता ना, तो P&L में होता, और कहां चले जाता? क्योंकि वहां पे आपको मॉडल ही यही है, उससे कमाना है, यहां पे आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। तो यही तो फर्क है, वो कहता है कि भाईजान लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो उन्हें P&L को खराब नहीं करो, गेन भी यहीं पे ही, लॉस भी यहीं पे, और यहां से निकल के कहां जाएगा? रिजर्व में। वो कहां जाएगा? रिटेन अर्निंग में। दोनों में बेसिक लाइन क्लियर है जो अलग करके मैंने सिखाई है। अच्छा आगे सर, अभी 12-15 फिर सर ARM की भी क्लास है, CMA की, तो आप क्लास फिर किस तरह लेंगे अभी? अच्छा सर, गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इज चार्ज टू P&L ऑन डिस्पोजल। नहीं, डिस्पोजल पे भाई कहाँ जाएगा? रिटेन अर्निंग में जाएगा। सही है। अब 12:15 बजे ना, चले हमारी क्लास कितने बजे तक गई है? 12:45। मैं 12:30 पे ऑफ कर दूंगा, सही है, ताकि आपका 12:45 तक है ना, 15 मिनट पहले ऑफ कर दूंगा। सही है भाई इमाद? वैसे आई थिंक वो तो ग्रुप 1 है ना कॉस्टिंग, तो
तो उत्तर और दक्षिण में ऐसा है। यूजुअल टाइम यही रहेगा सुबह वाला, आप कहें तो शाम में रख लेता हूँ मैं क्लास, मेरे ज़्यादा फिजिबल है। सुबह वाला तो इसलिए सब कह करा के फारिग, क्या कहते हो? चलो यूं कर लेते ना, तो पहले ऑडिट को मैं पहले ले आता हूँ, नहीं FA2 को पहले ले आता हूँ, ऑडिट को बाद में। सही है, यूं कर लेते हैं। सही है, चलो यूं कर लेते हैं। नहीं सुबह रख रहा हूँ ना, सुबह ही तो रख रहा हूँ। चलो डन 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 हो गया। चलो पहले ये बताओ भाई, ये क्लियर है? अच्छा अब मैं यहाँ पे इक्विटी बनाने दो भाई, तुम बताओ जल्दी से मेरे बच्चों। इक्विटी के अंदर मेरे पास रिटेन अर्निंग में सिर्फ 2000 आ रहा होगा भाई, बाकी इनकम भी होगी इसे समझाने के लिए। और यहां पे मेरे पास आ रहे होंगे कितने के? 14145। क्लैरिटी है? चलें जी, तो आपने ये फर्क भी सीख लिया, ये प्रेजेंटेशन भी सीख लिया। अब इसको कॉपी कर लें जल्दी से, इस इलस्ट्रेशन को भी। नहीं, दूसरे साल लॉस आ गया तो पीएनएल में चला जाएगा ना, और जब पीएनएल में जाएगा तो रिटेन अर्निंग खुद कम हो जाएगी जब प्रॉफिट पार्क करोगे। तो मॉडल है ना आपका, रियलाइज हो या ना हो। अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को पीएनएल में क्यों फेंकते हो? हाँ मॉडल है ना, रियलाइज हो जाता है, नहीं भी होता। तो ये भी तो वही है। मकसद क्या है? मकसद कमाना है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से भी आपको गेन कमाना होता है, सिक्योरिटीज से भी आपको गेन कमाना होता है, चाहे बेचो या ना बेचो। ओसीआई पे पाबंदी इसलिए लगा दी क्योंकि बोला बेचोगे तो रिटेन अर्निंग में ले जाना, क्योंकि आपने खुद कहा था कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना, आपको उससे यूजुअल कमाना नहीं है, तभी उसको अलग कर दिया। सही है, पीपी में भी यही होता है ना जी। नहीं, जितने पे था उतने पे बेच दो, और जो भी गेन आएगा ओसीआई में डाल दो। यानी लेट से 20 रुपए का खरीदा, 25 का बेच दिया, तो आपकी किताबों में वो कितने पे होगा? 20 पे। बेचा कितने का? 25 पे, तो गेन कितने का आ गया? तो पहले उसको ओसीआई में डाल दो और फिर उसको रिटेनिंग में डाल देना। पर अगेन डिस्पोजल इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सही है, समझाने के लिए। अच्छा भाई एक सवाल आया कि सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड करने से मेरी कैरिंग अमाउंट तो फेयर वैल्यू से ऊपर चली गई, तो आप इनिशियल रिकॉग्निशन तो कॉस्ट पे करते हो ना, हाँ या नहीं? अब एक एसेट खरीद के लाते हो तुम, पीपी की बात कर लो, तुमने इंपोर्ट किया एसेट, उसकी फेयर वैल्यू तो कुछ और होती है ना, फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन सब उस पर चिपकाते हो, तो फेयर वैल्यू से ऊपर जाता है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ पीपी, कॉस्ट तो हमेशा ज़्यादा होगी ना। क्लियर है आदि? रीवैल्यू होगा हर रिपोर्टिंग डेट पे, क्वार्टरली भी हो सकता है। अगर वो क्वार्टरली अकाउंट्स बनाती है, आपको एग्जाम में लिख के दे दे हर क्वार्टर पे बताओ, तो क्वार्टर पे रिव्यू कर लेना। और अगर सिर्फ रिपोर्टिंग डेट पे पूछे तो आपने पूरे साल कोई होशियारी नहीं करनी है, वरना खुद ही फंस जाओगे ना। एक क्वार्टर पे एंट्री बनाओगे, फिर दूसरे पे लाओगे, फिर तीसरे पे, या तो अक्लमंद इंसान क्या पहले से डायरेक्ट आखिर पे ले आओ। यानी हर साल हर क्वार्टर में दो गेन बुक करूँ, इससे अच्छा वन टाइम कर लूँ, आएगा तो इसी साल के एफएस में। नहीं, अगर साल के बीच में शेयर, देखो डिविडेंड कभी भी प्रोपोर्शनेट नहीं होता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुमने जनवरी में शेयर खरीदे थे यहाँ पे, और फिर दूसरे शेयर कब खरीदे? मार्च में। अगर आपको फेब में डिविडेंड मिलता तो कितने शेयर्स पे मिलता? 1500। अगर आपको फेब में डिविडेंड मिलता तो कितने शेयर्स पे मिलता? 1500 शेयर्स पे मिलता। बाकी 500 पे क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो आपने खरीदे ही नहीं थे। नहीं, देखो दिस इज नॉट अ इंटरेस्ट, ये वन टाइम होता है। सही है, ये वन टाइम होता है। और 500 पे इसलिए मिल रहा है अभी क्योंकि डिविडेंड उसके बाद इशू हुआ है। और एक और चीज सुनो, अपोर्शन क्यों भी नहीं करते? आप प्रीमियम के लिए पैसे पे करके आए हो ना, तो आपको तो पूरे डिविडेंड मिलना चाहिए जो आपका राइट बनता है। आप मालिक तो बन चुके हो, पर अगेन यू विल रिसीव द डिविडेंड ऑन पार वैल्यू। सही है सर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम एज ए एक्सपेंस क्यों नहीं लेते? क्योंकि भाई से सुना, तो ये भी अच्छी बात है भाई, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस इसलिए नहीं लेते क्योंकि जब आप उसका गेन लॉस उसको पीएनएल में नहीं लेके जाने दे रहे, तो वो कहेगा ज्यादती नहीं है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप बोल रहे हो पीएनएल में लेके जाओ।
वो भी अलाउड। जब इसके बाद दूसरा मॉडल कराऊंगा ना फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, उसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएनएल में जाएगी, क्योंकि लॉजिक है, वो कहता है कि भाई जब आपने खरीदा ही बेचने के लिए तो वो एक पीरियड कॉस्ट है, उसको कहाँ फेंक दो, पीएनएल में। यहां पे हमने क्या किया, उसको कैपिटलाइज किया, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। पीएनएल होगा तो एक्सपेंस आउट होगा, जब वो मॉडल करेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा ये। हाँ, वो इनिशियल रिकॉग्निशन का पार्ट नहीं बनेगा जब हम फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल करेंगे, क्योंकि उसका बिजनेस ही यही ना, खरीदना बेचना, तो कितनी इन्वेस्टमेंट पे कितनी कैपिटलाइजेशन क्या मैनेज करोगे, इसलिए वो कहता सीधा सीधा उसको क्या कर देना, एक्सपेंस आउट। इसको स्क्रॉल अप करूं? एकदम ठीक उमर। अच्छा, आज फिर जो क्विज है, पहला वाला कर लिया क्विज तुम लोगों ने? सही हो गया, हाँ इसका आया था ना। अच्छा, आज जो क्विज आएगा उसमें फिर तुमसे मैं बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स पूछूंगा, और इसके लिए अवेयर है ना कि 2-2 सालों की वर्किंग भी होगी उसमें। यानी हो सकता है मैं पूछूं दूसरे साल के ऊपर आपका OCI का बैलेंस कितना है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, फॉर द ईयर कितना है, तो इस पर थोड़ा ख्याल रखिएगा। 7 आउट ऑफ 8 कैसे और 5 आउट ऑफ 8 कैसे? किसी का गलत हुआ था क्या? किसमें भंड मारा था? हाँ, कोई एक आंसर होगा ना जिसमें गलती की होगी। कौन सा? मीज़ान? ओके, MCB बैंक वाला गलत हुआ था। ओके, ड्राइव का लिंक नहीं है क्या उसमें, ग्रुप पे आ गया होगा ना? नहीं है, अभी बनवा देता हूँ। सर फाइल से एडमिन ओनली ग्रुप में जस्ट शेयर किया गया है। हाँ मैं कर देता हूँ। सर उसमें तो पता नहीं कहाँ चली गई, करके बात कर रहे थे ग्रुप में। नहीं, मैं भेज देता हूँ वापस। ये हो गया जानी यहाँ तक कॉपी? पिछले वाला स्लाइड पीपी फाइनेंशियल एसेट इसलिए नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली कैश में रियलाइज नहीं होता ना। यानी उसकी जो सोर्स है जिसके लिए वो खरीदा गया है, क्या वो कैश में कन्वर्ट करने के लिए खरीदा गया है या यूज करने के लिए? दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। अब जैसे रिसीवेबल्स हैं, वो क्या कहलाते हैं? फाइनेंशियल एसेट। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उसका एंड क्या है? कैश। सही है, ये फर्क है। कंपनी बीच में पार वैल्यू पे शेयर इशू करे, नहीं होगा ना। देखो आप सिर्फ ये देखो कि आपने अगर शेयर्स खरीदे तो वो कितने पे खरीदे, वो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई। आप 10 पे खरीदो, 5 पे खरीदो, आपको जो रिटर्न मिलेगा ना वो पार पे मिलेगा। सही है, अपोर्शनमेंट नहीं होती। जो डेट होता है ना इंटरेस्ट, उस पर अपोर्शनमेंट होती है मंथ्स की, क्योंकि आप कहते हो मैंने जिस दिन से डेट दिया, क्योंकि मैं मालिक नहीं हूं। मालिक क्या बोलता है? आज जो सबको मिल रहा है वही मुझे मिलेगा। डेट के केस में क्या होता है? आप मालिक नहीं होते हो, आप बोलते हो जब से पैसे दिए तब से मिलेगा। सही है, तो ये बेसिक फर्क है इसमें।
सबसे ज़्यादा मज़ेदार डेट सिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि जब मार्केट में तुम देखोगे ना ट्रेडिंग होती है, हम डेट सिक्योरिटीज़ परचेज़ करते हैं, उसकी इनकम कैसे होती है, वो बड़ी मज़े की चीज़ है। तो वो भी इंशाल्लाह 2 क्लासों बाद, इसके बाद हमें फेयर वैल्यू टू P&L करना है। करूँ स्क्रॉल करूँ? आप UI में जॉब करते हैं? हाँ भाई बिल्कुल, मेरी थोड़ी ना UI। अभी तो अलग चल रहे हैं, जैसे इसके बाद मैं लीज़ कराऊंगा, मतलब ये तुम बोलने की वो नहीं है, पर मेरे हुक्म के इक्के हैं कुछ FAR 2 में। जैसे FAR 1 में कैश फ्लो है, NPO है, तो यहाँ पे हुक्म के इक्के हैं लीजेस, डेफर्ड टैक्स, कंसोलिडेशन और रेवेन्यू। ये 4 से पेपर आता है 50 से 60 मार्क्स का, वो पक्के करा दूंगा। सही है, उसमें गेम अलग है। तो वो आप मैनेज कर सकते हो तो बिल्कुल पता दोनों से। ये अच्छा हो जाएगा आपके लिए कि आपने अगर दोनों से पढ़ा तो आपके, हाँ एक ही स्टैंडर्ड है उमर। इनकम टैक्स और डेफर टैक्स की लिंकेज है ना आपस में, IAS 12। और डेफर टैक्स तब तक नहीं पढ़ा जा सकता जब तक आप पूरी अकाउंटिंग नहीं सीख लें, क्योंकि अकाउंटिंग के ऊपर ही चेंजेस होते हैं और फिर उसके ऊपर टैक्सेशन है। आज वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा कल या आज में, तो आप उस पर ऑर्डर कर सकते हैं बुक। सही है, ऑर्डर FAR 2 दोनों इधर भी आ जाएगी। इसी वीक आ जाएगी इंशाल्लाह। हाँ जी, स्क्रॉल करूँ उसको? ये प्रेजेंटेशन ज़रा अच्छे से कॉपी कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी लाजिम है एग्ज़ाम में। हाँ, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये होती है कि प्रिपेयर करें रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट एंड P&L। IAS 1 लास्ट में, क्योंकि देखो IAS 1 तो हो ही नहीं सकता ना जब तक आपको सारी अकाउंटिंग नहीं आती हो। अब मैं उसमें सवाल में डाल दूँ लीज आ रहा है, उसमें IFRS 9 आ रहा है, कैसे होगा? IAS 1 में सब होता है, सबसे आगे में, क्योंकि उससे पहले अगर कोई कराता है शख्स पाकिस्तान में तो मतलब समझ नहीं आती ना बात। राइटिंग SOFP इन इज बेटर और बैलेंस शीट इज बेटर। देखो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कह लें या बैलेंस शीट कह लें, बात एक ही है। रिपोर्टिंग अकाउंटिंग दोनों पूछ सकता है, यानी हिस्टोरिकली उसने अकाउंटिंग भी पूछी है और रिपोर्टिंग भी पूछी है। रिपोर्टिंग तो ऐसे भी हो सकता है जब मैं कंसोलिडेशन कराऊंगा ना, उसमें भी IFRS 9 होगा, तो तुम्हें देखना होगा कि कंसोलिडेटेड बुक्स में इन्वेस्टमेंट कितने पे आ रही है, तो वो अकाउंटिंग करेंगे तो आएगी। तो एक अकाउंटिंग है और फिर उसकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस हैं, तो वो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना वो सब मिक्स होता रहेगा एक साथ, मिक्स स्टैंडर्ड्स। मेरी बुक में तुम्हें किसी सवाल में इम्पेयरमेंट भी दिखेगा, गवर्नमेंट ग्रांट भी दिखेगी, IAS 1 में भी सब है, तो वो मैंने डाल दिया उसमें। इस बार जो बुक बनाई है ना उसमें सब कवर्ड है। दे दूँ मैं, बच्चों ने फिर बाद में रोक के बोला मुझे कि NPO का सोल्यूशन नहीं दें। हाँ देना है तो दे देता हूँ NPO का सोल्यूशन, मुझे क्या बना दूंगा आज। चले मैं दे देता हूँ लिंक से। चलो भाई, हो गया कॉपी यहाँ तक? अच्छा, ये सवाल ना मैं आपको ऐसा, क्योंकि बच्चों की क्लास है, ये कह रहे हैं कि ये सवाल मैं आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ, ये अलग है।
और वो जो आएगा वो अलग है, सही है। तो ये मैं आपको अभी PDF भी दे देता हूँ, इसको करें अच्छे से, ताकि अब अगली क्लास में हम करेंगे फेयर वैल्यू थ्रू PNL, और फिर हम मूव हो जाएंगे किस पे, डेट सिक्योरिटीज़ पे। चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।